अध्याय 8। खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। लोहार की दुकान पर प्रभाकर लोहारों को काम करता देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्टी जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को यह सब बड़ा मज़ेदार लग रहा था। लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इनके बारे में तुम अध्याय 4 में पढ़ चुके हो। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। अध्याय 5 में तुमने पढ़ा था कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। सिंचाई। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। गांवों में कौन रहते थे? इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्रों में बड़े भूस्वामियों को वेल्लला, साधारण हलवाहों को उणवार और भूमिहीन मजदूर दास कडेसियार और आदिमई कहलाते थे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद आनुवंशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतया इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहते थे। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे, जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इसकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है, वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। ये रहा मानचित्र में मदुरै। नगर। क्या कहती है कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्तिकलाएं और पुरातत्व। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। ये वो कहानियाँ हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। यहाँ एक जातक कथा दी गई है, जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। एक निर्धन की चतुराई। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया। फिर दिन बड़ी जोर से। एक निर्धन की चतुराई। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया। फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई। राजा का बगीचा
टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया। उनका माली इसे साफ करने की बात से परेशान हो उठा। युवक ने माली से कहा कि अगर लकड़ियां और पत्ते उसे मिल जाए तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया। युवक ने पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले में उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। देखते ही देखते उन्होंने बगीचे से एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। अब उस युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहाँ उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। खुश होकर उन लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, बताओ अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उसने कहा, मैं आपको यह तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया, कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। यह सुनकर उस युवक ने उन घास काटने वालों के पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी ना बिक जाए। उन्होंने उसे घासों के 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास नहीं मिली तो उसने इस युवक की घास 1000 सिक्के में खरीद ली। इस कहानी में आए व्यक्तियों के व्यवसायों की सूची बनाओ। प्रत्येक के लिए यह तय करो कि वे का शहर में, खा गांव में, या फिर गा शहर तथा गांव दोनों में रहते थे। घोड़े का व्यापारी शहर में क्यों आया होगा? क्या महिलाएं कहानी में बताए व्यवसायों को अपना सकती थी? उत्तर का कारण बताओ। प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वार पर सजाया जाता था जहां लोग आते थे। नीचे सांची की मूर्तिकला का या मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप की मूर्तिकला का नमूना है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। तुम अध्याय 11 में सांची के बारे में पढ़ोगे। इस दीवार को देखो, क्या वे ईंट की बनी है या फिर लकड़ी या पत्थर से? क्या इसकी रेलिंग लकड़ी की बनी है? इन इमारतों की छतों का वर्णन करो जैसा कि हमें इस चित्र में दिखाया गया है। अध्याय 5 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे। जैसा कि तुमने पढ़ा, इनमें से कुछ शहर परकोटों से घिरे होते थे, जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो। अनेक शहरों में वलयकूप मिले हैं। ये वलयकूप गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्रायः ये वलयकूप लोगों के घरों में होते थे। यहाँ चित्र में दिल्ली में मिला एक वलयकूप है। यह हड़प्पा की जल निकासी व्यवस्था से कैसे भिन्न है? महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक टिक ना पाए हों। भविष्य में पुरातात्विद इनकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरणों द्वारा भी पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। जिन पत्तनों पर वह गया उन सभी के बारे में उसने लिखा है। मानचित्र 7 में भरूच ढूंढो। ये रहा भरूच। अब उसके द्वारा दिए गए वर्णन को पढ़ो। बेरीगाजा की कहानी। बेरीगाजा भरूच का यूनानी नाम है। बेरीगाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही
यह जहाज ला सकते थे। बेरीगाजा में शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। बेरीगाया से आयात और निर्यात होने वाली चीज़ों की सूची बनाओ। 2 ऐसी चीज़ें बताओ जिनका उपयोग हड़प्पा युग में नहीं होता था। आहत सिक्के। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी-कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। सिक्के। पृष्ठ 82 पर दी गई कहानी निर्धन की चतुराई में तुमने देखा कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातात्विदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। इनका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता है। विनिमय के अन्य साधन। संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को पढ़ो। खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं। नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते चांदनी सी सफ़ेद रेत पर परिवार को समेटे कहीं पीछे छूट न जाए। शहरों से नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था। व्यापारी किस चीज़ से इसका विनिमय करते हैं? वे किस तरह यात्रा कर रहे हैं? नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा। यह रहा मथुरा। यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के 2 मुख्य रास्तों पर स्थित था। इसमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। शिल्प तथा शिल्पकार। पुरास्थलों में शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। उत्तरी काले चमके पात्र NBPW। ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह
काली हो जाती थी। इन इन पर एक काली पतली लेप भी लगाई जाती थी जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करता था। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों में हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी जहां लोग पैसे जमा रखते थे। इन धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। सूत काटने और बुनने के नियम। ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है जिसकी रचना कौटिल्य ने की थी। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम असक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धावेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। इन्हें इस काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती हैं। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती हैं उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। उन महिलाओं की सूची बनाओ जिन्हें निरीक्षक नियुक्त कर सकता था। क्या काम करने के दौरान महिलाओं को मुश्किलें झेलनी पड़ती थी? सूक्ष्म निरीक्षण। अरिकामेडु। मानचित्र 7 में अरिकामेडु ढूंढो। ये रहा अरिकामेडु जो पुदुचेरी में स्थित है। पृष्ठ 88 में रोम के बारे में दी जानकारी पढ़ो। अन्यत्र। मानचित्र 6 में रोम को ढूंढो। ये रहा रोम। यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान में शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासक में से एक अगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। अगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। अगस्टस ने बड़े बड़े रंगमंडल एम्फीथिएटर बनवाए जिनमें चारों तरफ दर्शक के बैठने की सीढ़ीनुमा जगह होती थी। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए जहाँ स्त्रियों तथा पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु एक्वाडक्ट के जरिए शहर के स्नानागारों, फव्वारों तथा गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। ये बड़े खुले रंगमंडल एम्फीथिएटर और जलवाही सेतु इतने दिनों तक कैसे बचे रहे?
लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार पत्थर भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु ये वही बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैम्प, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मन के बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। रोम के साथ संबंध दर्शाने वाले साक्ष्यों की सूची बनाओ। अभिलेखित मिट्टी के बर्तन जैसे कि चित्र में दिखाए गए हैं। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। अब कुछ उपयोगी शब्द: लोहा, गांव, सिंचाई, संगम, नगर, वलयकूप, पत्तन, श्रेणी। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां: उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत करीब 3000 साल पहले। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी। नगर, आहत सिक्के करीब 2500 साल पहले। संगम साहित्य की रचना की शुरुआत करीब 2300 साल पहले। अरिकामेडु का पत्तन करीब 2200 तथा 1900 साल पहले।